हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3। और आज का आपका टॉपिक है कि विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, तो सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में आज जानेंगे और सेल के विद्युत वाहक बल के कितने प्रकार है ये सब जानेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल जो है इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर के पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो जानेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए इधर है सेल का विद्युत वाहक बल जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि दो अर्ध सेल है, दो अर्ध सेल की अभिक्रिया है और इलेक्ट्रोड विभव के क्या है अंतर को पूछ रहा है। इलेक्ट्रोड विभव के अंतर, दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हम एक पात्र को लेते हैं। ठीक है, एक पात्र को यहाँ ले, उसके बाद इसमें विलयन को लेते हैं। पात्र को लेने के बाद इसमें विलयन को लेते हैं, विलयन को ले लिए, एक पात्र ले लिए और विलयन को भी ले लिए और उसमें क्या करेंगे कि ये उसमें क्षार को डुबाएंगे। ठीक है, विलयन के अपने ही आयन वाले दो क्षार को डुबाते हैं, दो रॉड को डुबाएंगे। देखिए ठीक है, दो रॉड है आपका और दोनों को विलयन में डुबा दिए। एक आपका है एनोड और एक आपका है कैथोड। एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, ये आपका एनोड है। और फिर उसके बाद ये जो है सेकेंड रॉड जो है वो आपका कैथोड है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड विभव के जो अंतर है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अब देखिए इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि दो अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब चलिए परिभाषा पे चलेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल, जब किसी सेल से विद्युत परिपथ में कोई धारा, देखिए यहाँ बता रहा है कि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, तब दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को, यहाँ भी देखिए अंतर, दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और जो सेल के मानक विद्युत वाहक बल है जो उसको ई नोट सेल से सूचित करते हैं। ये देखिए ई नोट सेल से सूचित करते हैं। और फिर है कि जो, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला से आसानी से समझ जाइएगा कि ई नोट सेल यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल आपका फॉर्मूला है कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड, यहाँ देखिए कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड, ये है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड और ये है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड और इधर एनोड का हो गया। तो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ यही अंतर है, इसमें यही अंतर है, इसी अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला है ई नोट सेल ई सी माइनस ई, ये आपका फॉर्मूला है। ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, फिर देखिए आगे आपका नेक्स्ट है कि लेकिन सेल के निरूपण, एनोड को, जो सेल का निरूपण हम लोग करते हैं वो फिर एनोड के लेफ्ट में तथा कैथोड को राइट में लिखते हैं। जब हम लोग सेल का निरूपण करते हैं उस समय जो एनोड है उसको लेफ्ट में लिखते हैं इधर तरफ, और फिर जो कैथोड है उसको राइट में लिखते हैं। तो देखिए ये आपका एनोड है,
इधर लेफ्ट तरफ लिखे और ये आपका कैथोड है। जैसे कि देखिए डेनियल सेल का निरूपण, जब हम डेनियल सेल का निरूपण करेंगे तो देखिए जिंक और जिंक सल्फेट एक्वायरस और फिर सोल्ब्रिज कॉपर सल्फेट एक्वायरस कॉपर। तो चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यह एनोड हो गया, ठीक है। जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, यह एनोड हो गया। फिर देखेंगे कि जब ये रिएक्शन करता है तो उसके बाद जिंक और जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्राप्त करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। और जो आपका ये कैथोड का मान जो है -0.763 वोल्ट है, ये आपका ये का मान है, यानी कि एनोड का मान है। फिर इस प्रकार से देखेंगे, वो तो था कि जिंक जो था वो उस पे ऑक्सीकरण हो रहा था। जिंक का है कि जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का यह प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए कि जो कॉपर है आपका, वो इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, जो कॉपर है उस पे आपका इलेक्ट्रोड का अवकरण होता है और यह कैथोड होता है। वो था कि एनोड है और यह कैथोड है। इसका रिएक्शन देखिए कि कॉपर 2++2, तो जो ये कॉपर है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है जो कॉपर है। देखिए ये नोट सी जो है इसका मान है आपका कि +0.345, ये इलेक्ट्रॉन विभव का मान इसका 0.345 वोल्ट है। सेल का विद्युत वाहक बल जब देखेंगे ई नोट सेल, तो ई नोट सी यानी कि कैथोड माइनस एनोड। फिर देखिए इन दोनों को 0.345 वोल्ट माइनस इतना, तो दोनों को देखिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए हैं तो आपका राइट आंसर आ गया है 1.1। तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो है, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल वो आपका 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक। यही आपका मेन राइट आंसर है 1.1। जो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल है वो आपका 1.1 वोल्ट आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये सब न्यूमेरिकल, ये सब तो समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट आगे देखेंगे नरनस्ट का समीकरण। अब है कि नरनस्ट का समीकरण क्या है। नरनस्ट का समीकरण देखेंगे तो जो नरनस्ट का समीकरण है वो निम्नलिखित मतलब ये बातों पे निर्भर करता है। देखिए ताप T, पहला है कि ताप T और धातु इलेक्ट्रोड M, ठीक, M के विजन E। पहला तो T हो गया, अब T क्या है, तो T है आपका परम ताप, निम्नलिखित चीजों पे निर्भर या फिर चीजों से मिलकर बनता है। देखिए T हो गया, ताप हो गया, परम ताप, और धातु इलेक्ट्रोड के विजन यानी कि E हो गया, ये आपका E हो गया। और मानक इलेक्ट्रोड भी वो E नोट हो गया, निम्नलिखित से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए E नोट हो गया। तथा विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, देखिए किन किन से मिलकर बना हुआ है, ताप से, धातु इलेक्ट्रोड के विभव यानी कि E से, और फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव E नोट तथा विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, इन सभी से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ देखिए कि जो नरनस्ट है, किसी इलेक्ट्रोड या फिर अर्ध सेल का विभव सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का विभव, फर्स्ट हो गया आपका विभव, फिर हो गया सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर, उधर भी आपको दिखाया कि सांद्रण पर, विभव पर, और फिर है हो गया ये सांद्रण पर निर्भर करता है। तो 1889 में नरनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव या फिर अर्धसेल विभव ज्ञात करे थे, करने के लिए एक संबंध स्थापित किए जो निम्नलिखित है। पीछे भी आपको दिखाए हैं कि इन संबंधों से मिलकर बना हुआ रहता है।
यही सब निम्नलिखित संबंध से स्थापित होता है। ताप्ती धातु इलेक्ट्रोड के विभव, ये हो गया आपका, ये हो गया विभव। और फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनोड तथा विलयन में सांद्रता। अब देखिए इससे आपका समीकरण क्या होता है, ये इक्वल ई नोट इक्वल में 2.303 RT, यही आपका समीकरण है। log K बाई NF, इतना आपका आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसे ही ननस्ट का समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ननस्ट का समीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो ये जो है वो आपका एकल इलेक्ट्रोड विभव है, ये आपका एकल इलेक्ट्रोड विभव है। फिर आपका इनोड जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसी प्रकार से एन जो है अर्धशेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और आर जो है आर वो गैस स्थिरांक है। टी जो है आपका ताप है केल्विन में, और के जो है अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक है। के जो है आपका अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, और एफ आपका फैराडे है। फैराडे इक्वल आपको तो बताए ही थे कि 96,500 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट है सांद्रण सेल, यानी कि आप सांद्रण सेल क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, सांद्रण सेल है कि वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का होता है। सांद्रण सेल में दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक ही प्रकार का होता है, और उसमें एक ही विलयन मिलाया जाता है। जिस वैद्युत घटक के विलयन में डुबाकर रखा जाता है वह विभिन्न सांद्रण वाला हो, उसे ही सांद्रण सेल कहते हैं। ठीक है, कि वैसा सेल जिसे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का होता है, ठीक, और सॉल्यूशन भी एक ही लेते हैं, और लेकिन जिस क्षण में डुबा कर रखा जाता है वह विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न सांद्रण वाला होता है, उसी को सांद्रण सेल कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट, ये आपका C1 हो गया, एक्वायरिस कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज ये हो गया, और C2 एक सांद्रण सेल है। देखिए सांद्रण सेल में हम आपको बनाते हैं, फिगर है, दो पात्र को ले लिए और इसके बाद इसमें एक ही विलयन को लेते हैं, एक समान विलयन को लेते हैं और एक समान पात्र को लेते हैं। ठीक है, और एक ही केमिकल के बने रड को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन को ले लिए, उसके बाद इसमें रड को डुबाएंगे, ये रड है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि इसमें एक ही केमिकल के बने छड़ को डुबाते हैं, ये आपका रड है। विलयन है आपका जिंक सल्फेट, और इसमें भी जिंक सल्फेट लेते हैं। आपका एनोड हो गया, और ये कैथोड हो गया। देखिए एक एम इक्वल, ये केम जो है C1 इक्वल C2, ये आपका C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, जब C1 और C2 बराबर हो जाता है तो जो सेल का विद्युतवाहक बल है वह कार्य करना बंद कर देता है, तो इलेक्ट्रोड है वो भी फॉलो नहीं करता है और करंट का भी प्रवाह नहीं होता है। देखिए फिर से आपका सांद्रण सेल क्या है, वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का हो, लेकिन जिस विलयन में उसे डुबा कर रखा जाता है वो सांद्रण भिन्न होता है, उसी को सांद्रण सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। और फिर देखिए जैसे कि दो पात्र को लिए और दो पात्र को लेने के बाद उसमें ये समान पात्र को लिए और इसमें समान विलयन को लेंगे। ठीक है,
उसके बाद एक समान केमिकल के बने दो छड़ को लेते हैं, समान छड़ ही होता है। तो देखिए दो छड़ को लिए हैं, यहाँ पे दो छड़ है, ये आपका जिंक है, ये भी जिंक है, और इधर कैथोड हो गया आपका, और इधर एनोड हो गया। फिर यहाँ देखिए इसे C1 नाम दिए और इधर C2 नाम दिए। दोनों एक ही विलयन है, जिंक सल्फेट का यहाँ भी है और जिंक सल्फेट यहाँ भी है। यहाँ देखिए जो इनोड सेल है वो 0, जब C1 और C2 का मान इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, सांद्रण सेल जो है वह शून्य हो जाता है, सांद्रण सेल आपका शून्य हो जाता है। इसमें तो आपका एक M हो गया। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब है बैटरी। बैटरी क्या है, तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बैटरी कहते हैं। फिर देखिए इसका परिभाषा है कि एक ऐसी युक्ति है कि वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, तो उसी को बैटरी कहते हैं। अब है आपका कि सेल का प्रकार, सेल तो हो गया, अब है सेल का प्रकार। सेल आपका जो है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका प्राथमिक सेल और सेकेंड है आपका द्वितीयक सेल। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। और सेकेंड है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल है कि एक बार उसे डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, वो आपका हो गया प्राथमिक सेल। और फिर देखिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल है कि उसे चार्ज किया जा सकता है। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से। और फिर नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट करेंगे। तो आज के लिए अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।